हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पार्ट 3 द फाइनल पार्ट ऑफ आवर ओपनिंग प्रिंसिपल सीरीज। हमने पिछले 2 वीडियो के माध्यम से हमने 7 प्रिंसिपल्स कवर किए। आई एम होपिंग कि आपको वो सारे 7 प्रिंसिपल में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियोस को फिर से विजिट करें। आपको उसके बावजूद पे भी क्लियर नहीं होता है तो फील फ्री टू मैसेज, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। हमारा जो प्रिंसिपल नंबर 8 है वो है टेम्पो लॉस। इस थ्योरी पे बेस्ड है कि आपको अपने सेम पीस को बार बार नहीं चलने हैं। कोशिश करना है कि आप एक बार में ही ऐसी जगह पे रखें पीस जिससे आपको दोबारा वो पीस को चलने की ज़रूरत ना पड़े। जब आप सेम पीस को बार बार चलते हैं तो चेस के कॉन्सेप्ट में इसे बोला जाता है टेम्पो लॉस। टेम्पो मतलब मोमेंटम, आप अपना मोमेंटम खो देते हैं गेम पे। तो टेम्पो लॉस का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। E4 E5, नाइट F3, नाइट C6, स्कॉच D4। अब यहाँ पे बहुत सारे बिगनर प्लेयर सोचते हैं कि चेक्स दे के हम, बिकॉज चेक भी एक थ्रेट है, तो चेक दे के हम अपने पीस को डेवलप करें। नो डाउट आपकी चाल बहुत अच्छी है, बट आप ये ध्यान रखिए कि अब मैं अगली चाल C3 चल रहा हूँ। अब C3 से हो क्या रहा है? C3 से है आप भागेंगे अपना बिशप जहाँ से आए थे। जैसे ही आप अपना बिशप भागेंगे तो मेरे को क्या मिला? मेरे को एक एक्स्ट्रा चाल मिली। आप अगर मान के चलिए यहाँ पे बिशप E7 चलते हैं, तो बिशप E7 आप तो चाहते तो यहीं पे चल सकते थे, बिशप E7 ही चल सकते थे, बट आपने क्या किया? आपने बिशप B4 चेक दिया, अपोनेंट को एक एक्स्ट्रा पॉन मूव खेलने का मौका दिया और बिशप E7 वापस आ गए। अगर मैं आपसे पूछता यहाँ पे D4 चलने से पहले, भाई मेरे को C3 और D4 एक साथ चलने दोगे क्या? तो आप बोलते नहीं, चेस के नियम के खिलाफ है। बट वहीं पे आप अगर बिशप B4 चेक दे के C3 करके बिशप E7, तो यू आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। तो ये आप खुद समझ सकते हैं कि आप अपोनेंट को एक चाल देना कितनी अहमियत है एक चाल की। टेम्पो लॉस का कॉन्सेप्ट इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एक बड़े प्लेयर के साथ खेलते हैं तो बड़े प्लेयर ये टेम्पो लॉस तो बहुत दूर की बात, एक छोटे छोटे स्क्वायर्स में इनिशिएटिव ढूंढ लेते हैं। तो आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि टेम्पो लॉस की क्या अहमियत है गेम पे और किस तरीके से हम अपना टेम्पो लॉस बचा के रखें। और वहीं पे अगर हमको मिले अपोनेंट की तरफ से, जैसे मेरे को एक बहुत ही अच्छी चाल दिख रही है D5। अब D5 से हुआ क्या? मैंने अपोनेंट का टेम्पो लॉस किया। तो जो हमारे लिए ख़राब है वो अपोनेंट के लिए अगर हम करते हैं तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो आई होप आपको टेम्पो लॉस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। टेम्पो लॉस ज़रूरी नहीं है कि आप सेम पीस को चलते हैं तो टेम्पो लॉस होता है। कभी कभी आप पोजीशन में टाइम पास करते हैं तभी भी एक टेम्पो लॉस क्रिएट होता है। विदाउट प्लान अगर आप कुछ ऐसे मूव्स खेलते हैं तो अल्टीमेटली वो आपको एक टेम्पो लॉस दे के जाएगा। जैसे E4 E5 NF3 एंड देन लेट्स कंसिडर मैं H6 चला। अब H6 का कोई यूज़ नहीं है इस बोर्ड में, क्योंकि अभी का समय ये है कि मैं H6 में आके कोई भी G5 स्क्वायर से अटैक नहीं लॉन्च करने वाला हूँ। और ये एक बहुत ही कॉमन टेंडेंसी है प्लेयर्स की। जैसे मैं आपको एक लॉजिकल एग्जांपल देता हूँ, नाइट F3 नाइट C6 D3 F6 बिशप E3। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ H6। इस H6 का आप मेरे को यूज़ बता सकते हैं? इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे H6 चला होता तो मेरे समझ में आता है कि ओके आप बिशप को G5 में आने से रोक रहे हैं। बट अब क्योंकि मैंने बिशप को E3 डेवलप कर लिया है और आपने अब H6 चला है, तो इस H6 का कोई यूज़ नहीं है इस बोर्ड में, एंड दैट इज़ अ टेम्पो लॉस, बिकॉज ये आपके अपोनेंट को मौका दे रहा है एक चाल एक्स्ट्रा चलने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक छोटे छोटे चाल भी टेम्पो लॉस क्रिएट कर सकते हैं। और इसी इनिशिएटिव का फ़ायदा हमारे जो बड़े भाई साहब, जितने बड़े बड़े प्लेयर टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, तो उनका यही काम है कि ऐसे छोटे छोटे चालों को पनिश करना और छोड़ना नहीं, और वो अल्टीमेटली आपको हरा के निकल जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि हमने गलती कहाँ करी। हमारा जो प्रिंसिपल नंबर 9 है वो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल पे बेस्ड है, जिसका मेन थीम है कोऑर्डिनेशन। आप कोई भी काम में आप जितने भी बेहतर हों, इट डज़ंट मैटर, अगर आपके पास आपके टीम के साथ में सपोर्ट करने की क्षमता नहीं है, तो वैसे ही आप मान के चलिए अपने आप को एक ऐसा ओनर या ऐसा डायरेक्टर जो इन पूरे फोर्स को मैनेज कर रहा हो। ये जो पूरे 16 फोर्सेस आपके पास में हैं,
जिसके अलग अलग शक्तियाँ हैं, अलग अलग ताकत है, अलग अलग कैपेबिलिटीज़ है। अब आप मान के चलिए एक ऐसे मैनेजर हैं जो इन 16 पीसेस को डील करने की आपको जिम्मेदारी मिली हुई है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे विरोधी भी हैं जो आपके प्लान को ख़राब करने को रेडी होंगे और आपके लोगों को कम करने की कोशिश करेंगे, और अल्टीमेटली वही उनकी ऑब्जेक्टिव होगी। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो इन सारे मोहरों को आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए, आपस में एकजुट करके कुछ एक ऐसे प्लान पे काम करने की कोशिश करवानी चाहिए जिससे वो बेहतर से बेहतर अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका पॉन स्ट्रक्चर। उसके बाद आपके पीसेस किस तरीके से किस तरफ पे डेवलप हुए हैं, और साथ ही साथ वो दोनों मिल के किस तरीके से आगे के कोर्स ऑफ द गेम में कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आप इन 3 फैक्टर को समझते हैं तो इस दुनिया में आप एक नई ओपनिंग निकाल सकते हैं, और क्या पता आप भी एक ओपनिंग में नोवेल्टी मारें। हमारा 9th पॉइंट ये बोलता है कि आपके पीस और पॉन्स एक साथ कोऑर्डिनेट किस तरीके से होते हैं। तो उसका एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, वो है फ्रेंच डिफेंस का एडवांस वेरिएशन। E4, E6, D4, D5 ये सब पूरा आगे आ गया एक जनरल पोजीशन। अब आपका पैदल का स्ट्रक्चर किस तरफ बोल रहा है? आपका पैदल का स्ट्रक्चर जा रहा है किंग साइड, वाइट को ऑब्वियसली। ये देखिए ये पॉन चेन है। अगर आपको पॉन स्ट्रक्चर्स में किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मेरे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल पे जा सकते हैं, जिसमें मैंने पॉन स्ट्रक्चर्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वहीं पे ब्लैक के पास में जो पॉन स्ट्रक्चर है वो पॉन चेन आपका जा रहा है, डायरेक्ट कर रहा है क्वीन साइड पे। तो अगर वाइट का पूरा प्लान क्वीन साइड को अटैक करने में जाता है, इसका मतलब आपके पैदल कुछ और भाषा बोल रहे हैं और आपके पीसेस कुछ और भाषा बोल रहे हैं। तो दिस मीन्स देयर इज़ अ मिस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पीसेस एंड पॉन्स, और ये आपके मिडिल गेम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इसी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि आपकी मिडिल गेम की स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पीसेस क्वीन साइड की जगह किंग साइड पे डेवलप हो। तो ऑब्वियसली आपका बिशप कहाँ डेवलप होना चाहिए? बिशप D3 फॉलोड बाय बिशप C2 या बिशप E2 जिसके आगे प्लान है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, और किंग की सेफ्टी और जो भी हमने 8 प्रिंसिपल्स पिछले बार डिस्कस किए वो सारे के सारे कितनी ज़रूरी हैं अलॉन्ग विद दिस पॉइंट। अब जो हमारा आखिरी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नंबर 10, वो है एक ऐसी चीज़ जो कि अगर आप YouTube में सर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा मिलने वाली है कि शतरंज को जल्दी से जल्दी कैसे जीतें। तो उसका नाम नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं ट्रैप। बट आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बाकी YouTube के व्यूज़ से थोड़ा अलग है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रैप क्या होता है। ट्रैप यूजुअली एक ऐसे चालों का सीक्वेंस है जिसके माध्यम से हम अपोनेंट से कुछ ज़बरदस्ती फ़ायदा भी उठाते हैं इन व्यू ऑफ कि वो एक ऐसी चालें चले जो हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हम बेसिकली उसको झांसा दे के फंसा रहे हैं, और इसके बदले में हम उसे पनिश करेंगे इन फॉर्म ऑफ सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट। ट्रैप के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है बैड ट्रैप और एक होता है बेनाइन ट्रैप। हम और आप दोनों ही जब शतरंज खेलना शुरू कर रहे थे तब हम एक ट्रैप लगाते थे जो सबसे कॉमन है। हमारी एकेडमी में एक बच्ची है जो बहुत पॉपुलर है इस ट्रैप को लगाने में, और इस ट्रैप की खासियत ये है कि इस ट्रैप में अगर बंदा फंस गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आपकी पोजीशन हो जाएगी ख़राब। जैसे ही बिशप C4 चले, आपने भगवान की प्रार्थना शुरू करी कि भाई साहब बस एक बार मेरे को Q क्रॉस F7 मारने मिल जाए। बट यहाँ पे अगर मान के चलिए अपोनेंट ये चलता है तो चेहरे में आपकी मुस्कान आएगी और आप खुशी खुशी Q क्रॉस F7 मारेंगे। बट अगर नाइट F6 चलता है तो आपका चेहरा मुरझा जाएगा, और अब ये जो नाइट का प्रॉब्लम है, नाइट F3 इस जगह पे ऑलरेडी हमारा वज़ीर बैठा हुआ है, और ये एक तरीके से हमारे प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा है कि हमें कुछ ऐसे डेवलप करना चाहिए जिससे हमारे बाकी पीस इम्पैक्ट ना हो और हमारा वज़ीर जल्दी बाहर ना निकले। तो ये दोनों ही प्रिंसिपल वायलेट हो रहे हैं, मतलब ये ट्रैप की क्राइटेरिया है वो है बैड ट्रैप। और बेनाइन ट्रैप कुछ एक ऐसे ट्रैप होते हैं जिसमें अगर फंस गया तो ठीक, अदरवाइज नो प्रॉब्लम एट ऑल, मेरी पोजीशन सब बढ़िया है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, वो है सिसिलियन डिफेंस। सिसिलियन डिफेंस बहुत पॉपुलर डिफेंस है, और ब्लैक की तरफ से ये बहुत डायनामिक वेरिएशन है, इसमें बहुत सारी वेरिएशंस आती है। आइए हम समझते हैं कि इसमें ट्रैप का क्या रोल होता है।
E4 C5 and F3 D6 D4 C cross D4 M cross D4 and F6 and C3 अब A6। ये जो है इसको बोलते हैं सिसिलियन नाइडॉर्फ वेरिएशन। नाइडॉर्फ एक बहुत ही जाने माने प्लेयर थे चेस के पुराने ज़माने में और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उनने ही ये थ्योरी दी थी। G5 E6 F4 NBD7 ये सब कॉमन वेरिएशंस है, कॉमन मूव्स है। यहाँ पे दो वेरिएशंस आती हैं, एक है QF3 और एक है बिशप C4। जनरली QF3 खेला जाता है, बट आइए अगर हम मान के चलिए बिशप C4 चलते हैं। ये हमने एक छोटा सा ट्रैप लगाया। अब आप आई होप समझ पा रहे होंगे कि ये कोई ऐसी ख़राब चाल नहीं है जिससे आपका पीस डेवलप अजीब जगह पे हुआ है या आप कोई डाउटफुल पोजीशन पे हैं। मोस्ट प्लेयर्स कॉमन जो पर्सपेक्टिव रखते हैं सिसिलियन डिफेंस का, या उनको उस बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है, तो वो चलते हैं B5। अगर मान के चलिए यहाँ पे B5 खेलते हैं तो ये एक छोटा सा ट्रैप में फंस गए। मतलब हमने अपोनेंट के ऊपर में एक बेनाइन ट्रैप लगाया। वी हैव प्लेड बिशप C4 एंड वी आर वेटिंग कि गलती से वो B5 चल दे। अगर B5 चलता है तो हमें उसे पनिश करना है। तो पनिशमेंट आप कैसे देंगे, देखिए अभी क्लियर कुछ नहीं है, बट बिशप क्रॉस E6 F क्रॉस E6 नाइट क्रॉस E6 क्यू B6 एक बहुत शानदार चाल आ रही है, दैट इज़ नाइट D5। यही है सेंटर कंट्रोल का फ़ायदा। अब अगर मान के चलते नाइट क्रॉस D5 क्यू क्रॉस D5, ऑब्वियसली अगर आप क्यू E3 चेक हमेशा पॉसिबल है, बट जैसे ही आप किंग F1 चलते हैं तो आपके पास कुछ खास है नहीं इस पोजीशन में और आपके चेक्स ख़त्म हो गए। तो ऑब्वियसली ये चाल तो है नहीं। आपका रुक मर रहा है, आप या तो रुक B8 या बिशप B7। अब देखिए नाइट C7 चेक, क्यू क्रॉस C7 क्यू E6 चेक और ये चेकमेट। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ बहुत कुछ नहीं हुआ है इस गेम में, बट आपने अपोनेंट के नॉर्मल डेवलपमेंट के मूव को भी पनिश किया, अपोनेंट को समझ में भी नहीं आया और अपोनेंट ये गेम को 14 चालों में हार गया। तो ये एक छोटा सा ट्रैप है, ऐसे हज़ारों ट्रैप है सिसिलियन में। मैं रिकमेंड करता हूँ आपको ट्रैप जानना नहीं है, बैड ट्रैप्स। बेनाइन ट्रैप बहुत ज़रूरी है। बेनाइन ट्रैप आप बिल्कुल जानें, खुद स्टडी करें, खुद अप्लाई करें। तो हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे बैड ट्रैप और बेनाइन ट्रैप। आप मुझे इस व्यू को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वेदर वी शुड कंटिन्यू ऑन दिस बेनाइन एंड बैड ट्रैप कॉन्सेप्ट और नॉट, बिकॉज एज अ प्लेयर मैं ट्रैप को बिल्कुल एडवोकेट नहीं करता हूँ। मुझे ट्रैप्स लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मैं आपको कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊँगा मिडिल गेम में और एंड गेम में जो कि बहुत ज़रूरी है। ट्रैप के एरिया पे हम कैसे अपोनेंट को ट्रैप पे फंसाते हैं वो बहुत ज़रूरी है। बट छोटी चाल लगा के आप एक ऐसी चाल को जीतना कि जिससे अपोनेंट गलती करे तो ठीक, तो आई डोंट एडवोकेट दिस कॉन्सेप्ट। ये आपके खेल को भी बहुत इम्पैक्ट करता है। तो आई होप आपको ये जो 10 कथा कहानी हमने सुनाने की कोशिश करी वो आपको पसंद आई होगी और आप अपने खेल में इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और देखिएगा धीरे धीरे आपका खेल एक इम्प्रूवमेंट की कर्व को लेगा। और अगर आपका खेल इम्प्रूव हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे फ़ोन करके बताइए, मैं और ज़्यादा खुश होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में हम इसका एक इलस्ट्रेशंस लेके आएंगे, इससे रिलेटेड कुछ गेम लेके आएंगे जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बेहतर हो। थैंक यू।